स्टडी इन, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक विविध गणित अर्थात डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखी थी और हमने 3 यूनिट जो है वो पढ़ ली है। पहली सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत, ठीक है, दूसरा है बुलियन अलजेब्रा यानी बूलियन बीजगणित, और तीसरी ग्राफ थ्योरी अर्थात ग्राफ सिद्धांत। हमने ये तीनों के तीनों यूनिट कंप्लीट कर लिए। इसके साथ में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 जो कि है ट्री वृक्ष। तो सबसे पहले हम ट्री की डेफिनेशन जानेंगे कि ट्री होता क्या है। ट्री अर्थात वृक्ष होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है, क्योंकि ग्राफ से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ जैसे जी आपके पास में कोई ग्राफ है तो जी को हम इस प्रकार से लिखेंगे VE, ओके, जहां पर V आपके पास में सेट ऑफ वर्टेक्स और E आपके पास में सेट ऑफ एजेस। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिसमें शीर्ष हो और कोरे हो तथा प्रत्येक शीर्ष किसी ना किसी कोर से क्या हो, संबद्ध हो यानी जुड़ी हुई हो, तो ऐसे वक्र को क्या बोलेंगे, हम ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ग्राफ किसे कहते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि ग्राफ में लूप हो सकते हैं, लूप का मतलब पास हो सकता है, तथा समांतर कोरे हो सकती है, समांतर कोरे हो सकती है अर्थात पैरेलल एजेस हो सकती है। ठीक है, और इसी के साथ में ये दिष्ट ग्राफ भी हो सकता है, यानी कि उसमें दिशा भी हम दर्शा सकते हैं कि किधर जा रही है, ग्राफ की जो कोर है ग्राफ में उसकी दिशा कहां से कहां है ये भी हम दर्शा सकते हैं। तो ऐसे जो कंडीशन जो ग्राफ में हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष की डेफिनेशन क्या होती है कि वृक्ष में ना तो आपके पास में कोई लूप होना चाहिए, ना कोई समांतर कोरे होनी चाहिए, ना वह चक्रीय होना चाहिए। तो ऐसे हम ग्राफ को क्या बोलेंगे, वृक्ष बोलेंगे, ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है, उसके बाद में हम इसको समझ लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि लूप तो यहां से हम बोल सकते हैं, देखिए डेफिनेशन समझ लीजिए कि लूप रहित यानी लूप नहीं होना चाहिए, अचक्रीय अर्थात एसाइक्लिक होना चाहिए, समांतर कोरे रहित अर्थात पैरेलल एजेस इसमें नहीं होनी चाहिए, तथा संबद्ध ग्राफ ट्री कहलाता है यानी वृक्ष कहलाता है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि लूप रहित अचक्रीय समांतर कोरे रहित संबद्ध ग्राफ क्या कहलाता है, ट्री कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जैसे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आपके पास में एक शीर्ष है, तो एक शीर्ष होगी तो उसमें कोर तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद में हम दो शीर्ष लेते हैं, जैसे n बराबर 1 लिया था, जैसे n बराबर हम 2 लेते हैं, दो शीर्ष लेते हैं तो हम इस प्रकार से क्या बना सकते हैं, कोर बना सकते हैं। इसके बाद में जैसे हम 3 शीर्ष लेते हैं तो 3 शीर्ष को हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 को 3 शीर्ष आपके पास में, तो इन दोनों को मिलाऊंगा और इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगी आपके पास में, 2 कोरे होगी। अगर सोचो मैं इसको मिला दूं इसको, तो आप बताओ मेरे को, अगर मैं इसको मिला देता हूं तो क्या अब ये वृक्ष है, ट्री है? नहीं है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि ट्री कब होगा, जब वह अचक्रीय होगा। तो यहां से हम इसको नहीं मिला सकते हैं, अगर मिला दिया तो वो ट्री नहीं होगा, वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, वैसे ट्री, प्रत्येक ट्री जो होता है वो ग्राफ होता है, लेकिन यहाँ पर ट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई साइकिल इसमें नहीं बननी चाहिए, तो ये दोनों को नहीं मिला सकते। इसके बाद में देखो 4 आपके पास में यदि शीर्ष है तो इस तरह से हो सकते हैं, 1 2 3 4। अगर 4 शीर्ष है तो हम ए से मिला सकते हैं इनको, तो ये हो गया आपके पास में 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष और 4 शीर्ष। तो इस प्रकार से ग्राफ बन सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार से ग्राफ बन सकता है, जैसे आपके पास में ये हो गया आपके पास में, तो ये एक शीर्ष यहाँ पे हो गया, दूसरा शीर्ष यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन का ध्यान रखना है, ना तो कोई लूप होना चाहिए, ठीक है, यानी कोई पास भी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा अचक्रीय होना चाहिए, इसके अलावा समांतर कोरे नहीं होनी चाहिए, पैरेलल एजेस नहीं होनी चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे ग्राफ। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एक ही है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद में जैसे आपके पास में 5 कोई शीर्ष हो गए, तो 5 शीर्ष हो गए तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे एक ये हो गया, 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 5 शीर्ष हो गए। तो 5 शीर्ष हो गए तो इसमें देख लीजिए ये कोर बन गई, ये कोर बन गई, ये कोर बन गई और ये कोर बन गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n बराबर 3 शीर्ष लिए हैं, यहाँ पर n बराबर 4 शीर्ष लिए हैं और यहाँ पर n बराबर 5 शीर्ष लिए हैं। ठीक है, तो बस कंडीशन का ध्यान रख लेना।
आप आराम से वृक्ष बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, और पहचान भी सकती हो कि कौन सा वृक्ष है और कौन सा नहीं। अब इसमें आपको 2 पॉइंट जो होंगे ना, इंपोर्टेंट 2 पॉइंट जो होंगे, वो 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखो कौन से 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपके पास में कि जो वृक्ष होगा, जो ट्री होगा, उसमें कभी भी कोई परिपथ नहीं बनेगा, अर्थात कोई साइकिल नहीं बनेगी। तो पहला पॉइंट तो ये कि परिपथ जो होगा, परिपथ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है आपके पास में कि अगर किसी वृक्ष में n शीर्ष है, यदि n शीर्ष है आपके पास में, ठीक है, तो उसमें कोरों की संख्या n-1 होगी। क्या? कोरों की संख्या, कोरों की संख्या। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्री की बात करें, वृक्ष की बात करें। जैसे यहां पर देखिए, जैसे एक यहां पर शीर्ष था, तो 1-1 0, तो 0 कोर है इसमें। यहां पर 2 शीर्ष थे, तो 2-1 अर्थात इसमें 1 कोर है। यहां पर देखो 3 शीर्ष है, तो कोरें कितनी होगी? 3-1 अर्थात 2, 1 2। जैसे यहाँ पे 4 शीर्ष है, तो 4 शीर्ष होंगे, तो इसमें कोरें कितनी होगी? 4-1 अर्थात 3, 1 2 3, 1 2 3। इसी प्रकार से इसमें 5 शीर्ष है, तो इसमें कोरें कितनी होनी चाहिए? 5-1 बराबर 4। तो 4 कोरें है क्या? देख लो, 1 2 3 4 कोरें है। इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि यदि n शीर्ष होंगे तो उसमें कोरों की संख्या n-1 होगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको नोट्स में पूरा अच्छे से अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। पूरे नोट्स, प्रॉपर नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आपके पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो लिख लीजिए 7611944614। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इन पे मैसेज कीजिए। मैं आपको पीडीएफ जैसे जैसे पढ़ाता रहूंगा, साथ साथ में पीडीएफ भी शेयर करता रहूंगा। जैसे 3 चैप्टर की मैंने पीडीएफ बना ली है, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, आप मुझे इस पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, वृक्ष की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, अर्थात प्रॉपर्टीज के साथ में हम थ्योरम्स जो है ना उनका प्रूफ भी देख लेंगे। तो बच्चों हमारी थ्योरम है कुछ इस प्रकार से है कि वृक्ष टी में किन्हीं भी 2 भिन्न शीर्षों के मध्य एक और केवल एक ही पथ होगा। अर्थात कोई आपके पास में कोई वृक्ष है, ठीक है, उस वृक्ष में कोई, जैसे इस मान लो इस प्रकार से ये कोई 2 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया ए और एक पॉइंट ये हो गया बी। तो इस जो ये पथ बन रहा है, ये 2 जो आपने बिंदु लिए हैं, 2 शीर्ष आपने लिए हैं, इनके मध्य केवल ये एक ही पथ हो सकता है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें इन दोनों के बीच में कोई दूसरा पथ लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक साइक्लिक बन जाएगा, समझ गए। इसलिए ये बोल रहे हैं कि वृक्ष टी में किन्हीं भी 2 भिन्न शीर्षों के मध्य एक और केवल एक ही पथ होगा, केवल एक ही पथ होगा। दूसरा पथ बनते ही क्या बन जाएगा? वो साइक्लिक बन जाएगा। तो इसे हम प्रूव करेंगे। तो बच्चों इसे प्रूव करने के लिए हमने माना कि आपके पास में कोई टी एक वृक्ष है और इसमें आपके पास में 2 बिंदु दिए हैं, 2 शीर्ष दिए हैं। एक शीर्ष यहाँ पे मान लिया ये ए है और दूसरा आपके पास में क्या है? यहाँ पर है ये बी है। ध्यान से समझना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, केवल यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। और जो पूरा का पूरा डिटेल से जो किया हुआ है वो मैंने आपको नोट्स में मिल जाएगा आपके, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में पूरा प्रॉपर किया हुआ है मेरा। तो देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर 2 परिपथ बन रहे हैं, 2 पथ बन रहे हैं, सॉरी 2 पथ बन रहे हैं। यहाँ पर एक पथ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, जैसे ये हो गया आपके पास में, जैसे ये P हो गया, ऊपर वाला P मान लेता हूं, जैसे ये आ गया U1, उसके बाद में ये आ गया U2, इस प्रकार से चलता जा रहा है। ये आ गया आपके पास में U3 और इस प्रकार से चलता जा रहा है। और ये कुछ इस प्रकार से ये मिल गया लास्ट में, ये UN पर मिल गया। सपोज करो UN शीर्ष है ऊपर वाले में, ये P जो पथ है इसमें UN शीर्ष है। इसी प्रकार से नीचे एक पथ और मैंने मान लिया, जैसे ये आ गया V1, ये आ गया V2, ये आ गया V3 और ऐसे करके ये भी मिल गया लास्ट में, ठीक है। और इसको मैंने Q मान लिया और इसमें टोटल मान लो कि इसमें आपके पास में N शीर्ष है, तो मैं बोल सकता हूं लास्ट में क्या आएगा? VN आ जाएगा। क्या आ जाएगा? VN शीर्ष है लास्ट में। यहाँ पे मान लो ये UM, यहाँ पे मान लो लास्ट में ये B से मिल गए दोनों के दोनों, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास में 2 परिपथ आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 परिपथ हमने बना लिए, कौन कौन से वो देख लो। यहाँ पे पहला परिपथ जो आएगा P, वो आएगा A U1 U2 UM शीर्ष है इसमें टोटल, और ये आ गया B। और दूसरा Q जो होगा पथ, उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं A V1 V2
ऐसे करके इसमें टोटल एक्सिस लिए थे मैंने, तो वी एन आ जाएगा और ये बी आ गया। ये आपके पास में दो पथ आ गए पी और क्यू। अगर ये दो पथ है तो इसमें दो कंडीशन यहां पर दो केसेज बन सकती हैं, दो केस यहां पे बन सकती है, पहला केस और केस सेकंड। देखिए पहला केस क्या होगा, पहली बात याद रखना कि यहां पर इसने बोला कि टी एक वृक्ष है। अगर ये वृक्ष है तो यह वृक्ष की डेफिनेशन को फॉलो करेगा, अर्थात ना तो इसमें कोई लूप होगा, ना इसमें कोई चक्र होगा, ना इसमें समांतर कोरे होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखिए केस फर्स्ट, देखिए इसमें दो केस बन सकते हैं। हो सकता है कि दोनों परिपथ में कोई ना कोई बिंदु जो आ रहा है, कोई ना कोई शीर्ष जो आ रहा है वो कॉमन हो सकता है कॉमन, ठीक है। और हो सकता है कि कोई शीर्ष कॉमन नहीं भी हो, कोई शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं भी हो। तो मैं मान लेता हूं कि P वह Q में उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। अगर उभयनिष्ठ शीर्ष इसमें नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट ये A से B, एक तो पथ ऊपर वाला हो गया P और एक हो गया A से B नीचे वाला Q पथ हो गया, दो पथ हो गए डायरेक्ट। तो यहां पर आप देखोगे तो एक साइकिल बन रही है साइकिल, है ना, एक चक्र बन रहा है। तो इसमें हमें एक परिपथ मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, A U1 U2 डैश UM और फिर B आ गया, B के बाद वापस क्या आ गया, VN आ गया, तो VN आ जाएगा। उसके बाद में VN-1 VN-2 ऐसे करके लास्ट में आएगा V2 V1 A, V2 V1 डैश लगा देना और ये आ गया आपके पास में ए। तो देखो ए से स्टार्ट हुआ था, ए पर ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक परिपथ। तो ये एक परिपथ बन गया, परिपथ यानी कि ये एक चक्र बन गया। और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि वृक्ष में कभी भी कोई चक्र जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। और चूंकि इसमें चक्र मिल रहा है, परिपथ मिल रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि यह क्या है, जो कि दिए गए का विरोधाभास मिल रहा है, ठीक है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि दो भिन्न शीर्षों के मध्य, एक वृक्ष में दो भिन्न शीर्षों के मध्य एक और केवल एक ही पथ संभव है, दो पथ संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जो केस है वो क्या है कि हो सकता है कि इन दोनों में कोई ना कोई एक पॉइंट जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। मान लो कि इसमें ये तो आ गया, जैसे V3 आ गया, ठीक है, और इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये आ गया आपके पास में V4 U4, और यहां से इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां पर ये आ गया V4। मान लिया मैंने बढ़ा दिया आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हटा देता हूं, इसको यहां से स्टार्ट कर देता हूं, मान लो ये लो, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन गया। अब देखो यहां पर मैंने मान लिया कि V4 और U4 और V4 दोनों के दोनों इसमें उभयनिष्ठ है। मान लिया कि एक तो ऊपर वाला परिपथ था, एक नीचे वाला परिपथ था। ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में एक पॉइंट जो आ रहा है, शीर्ष जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, जो कि है U4 और एक V4, ठीक है। अगर उभयनिष्ठ होगा तो देखो पहले ही एक साइकिल बन रही है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही एक साइकिल बन रही है। तो पहले एक साइकिल बन गई, इसका मतलब ये वृक्ष नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम बोल देंगे कि इसमें केवल और केवल एक ही पथ संभव है दो शीर्षों के मध्य। तो देखिए, तो ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया। हमें मान लेता हूं कि ऊपर वाले में कोई UI है और नीचे वाले में कोई VI है, VJ है, जो कि दोनों में उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि UI बराबर है VJ के, ऊपर वाले में UI शीर्ष, नीचे वाले में VJ शीर्ष, दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर उभयनिष्ठ आ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, अगर उभयनिष्ठ आ रहे हैं तो इसमें हमको एक चक्र मिलेगा, एक परिपथ मिलेगा, जो कि इस प्रकार से होगा। A आएगा सबसे पहले, फिर आएगा U1 U2 डैश डैश, फिर UI आ जाएगा। अब देखिए UI और VI दोनों, UI और VJ दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ पे UI लिख दो या फिर VJ लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं UI लिख लेता हूं केवल, या फिर इसकी जगह आप VJ भी लिख सकते हो। लेकिन इसके जस्ट बाद में कौन सा आएगा, इसके जस्ट बाद में आएगा नीचे वाला, यानी कि V3 आएगा। V4 के बाद में क्या आएगा, V3 आएगा, फिर V2, फिर V1, फिर वापस A आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, VJ ले रहे हैं। तो VJ के बाद में क्या आएगा यहाँ पर UI, फिर आएगा आपके पास में VJ-1 VJ-2, ऐसे करके V2 आएगा, V1 आएगा, फिर से A बन जाएगा। तो पहले क्या बन गया, एक साइकिल बन गई, एक चक्र बन गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, और विरोधाभास प्राप्त हो रहा है अतः
एक वृक्ष में किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य एक और केवल एक ही परिपथ हो सकता है, या फिर सॉरी एक ही पथ हो सकता है, परिपथ नहीं पथ हो सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है और यह आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि आपके सामने है, और ये जो थ्योरम मैं आपको करवा रहा हूं ये 2006 राजस्थान यूनिवर्सिटी 2006 में आई हुई है, 2012 में, 2014 में और 2015 में आई हुई है। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी। और जो पीछे वाली थ्योरम कराई है वो भी 2016 में आई हुई है, इसके अलावा और भी आई हुई होगी। ठीक है, तो आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये जो थ्योरम मैं अभी करवाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको आना चाहिए। इसे मान लो 100% आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अब देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम को समझते हैं कि n शीर्षों के किसी वृक्ष में, कोई वृक्ष है उसमें n शीर्ष है, उसमें यथार्थतः n-1 कोरे होती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दूसरा पॉइंट बताया था। मैंने बताया था 2 पॉइंट जो को याद रखने हैं। पहला पॉइंट था कि परिपथ नहीं हो सकता वृक्ष में, और दूसरा पॉइंट था कि यदि n शीर्ष है तो उसमें n-1 कोरे होगी। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे कि अगर n शीर्ष हो तो n-1 कोरे होती है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत अर्थात मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल जो है उसका यूज करेंगे, उसके थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन हम किस तरह से प्रूफ करते हैं आपको याद होगा, आपने 12th क्लास में की होगी, सॉरी 11th क्लास में की होगी आपने। तो देखो आपने किस तरह से इसको प्रूफ किया होगा। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए चेक किया होगा, फिर n बराबर 2 के लिए चेक किया होगा, इसके बाद में n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए यदि यह सत्य है, ट्रू है, तो आपने n बराबर k के लिए इसे सत्य माना होगा। n बराबर k के लिए सत्य मानने के पश्चात आपने n बराबर k+1 के लिए इसे प्रूव किया होगा कि वह n बराबर k+1 के लिए भी क्या है, सत्य है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मान लिया कि आपके पास में जो वृक्ष है वो क्या आपके पास में t है। मैं रफली समझा रहा हूँ एकदम से। ठीक है, पूरा नोट्स जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा जो अच्छे से किया हुआ उसमें। अब देखिए t आपके पास में कोई वृक्ष है, तो सबसे पहले n बराबर 1 के लिए माना कि अगर शीर्ष जो है n बराबर 1 है आपके पास में, तो अगर n बराबर 1 है तो कोर जो होगी ना, कोर e जो होगी वो क्या होगी, 1 - 1 बराबर 0 कोर होगी। ठीक है, जो कि सही है, सत्य है। ठीक है, अगर एक शीर्ष लेंगे तो कोरे में कितनी होगी, 0 कोर होगी। जैसे ये पॉइंट में बनाया तो इसमें एक शीर्ष है तो 0 कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर n बराबर 2 लेते हैं तो कोर जो e बराबर कितनी होगी, 2 - 1 बराबर 1, यानी 1 और होगी। अर्थात जैसे 2 आपके पास में क्या है, शीर्ष है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो 1 की कोर बनेगी, और जो कि आपके पास में है, यानी कि ये इसके लिए भी सत्य होगा। ठीक है, अब इन दोनों के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी हम इसको क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। और अगर n बराबर k के लिए यह सत्य है तो इसमें कोरों की संख्या कितनी होगी, k-1 कोरे होगी, और ये सत्य है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, ये सत्य है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अगर ये n बराबर k के लिए हम इसको मान लिए, अब हम n बराबर k+1 के लिए इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, n बराबर k+1 के लिए इसे प्रूफ करेंगे। इससे पहले ध्यान से समझिए कि अब हमें प्रूफ किसके लिए करना है वो ध्यान रखना, n बराबर k+1 के लिए, इसके लिए हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये सत्य होगा। वैसे आपको पता है कि n बराबर k+1 यदि आप लोगे तो आपके पास में k कोरे आने चाहिए, क्योंकि इसमें से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, k बचेगा, तो k कोरे आने चाहिए इसमें। तो देखिए किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। तो इसमें हमने माना कि p आपके पास में कोई पथ है। ठीक है, और ये जो पथ है ये महत्तम लंबाई का पथ है, महत्तम लंबाई का पथ है, और महत्तम लंबाई का पथ है ये, तथा ये जो आपके पास में ये चक्रीय नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है, अचक्रीय है। अचक्रीय मतलब ये परिपथ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि वृक्ष जो होता है वो उसमें कभी भी परिपथ नहीं होंगे, यानी कि वो चक्रीय नहीं हो सकता। वृक्ष की डेफिनेशन में हमने देखा था, इसका मतलब ये अचक्रीय है। अगर ये अचक्रीय है तो इसमें एक शीर्ष ऐसा जरूर होगा जिसकी कोटि कितनी हो, 1 हो। जैसे मान लीजिए कि आपने ये एक पथ बना लिया, ये एक वृक्ष बना लिया, मान लो ये वृक्ष कुछ इस तरह से बन गया, ये कोई वृक्ष इस तरह से बन गया, तो इसमें देखो ये एक दूसरे कनेक्ट नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता, मतलब चक्रीय तो हो ही नहीं सकता ही। अब चक्रीय नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक शीर्ष ऐसा जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, एक शीर्ष जरूर मिलेगा जो क्या है, निलंबी शीर्ष होगा। इसका मतलब केवल उसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो एक कोटि होगी, ऐसा शीर्ष जरूर होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो
जिसकी कोटि 1 है उस शीर्ष को हम हटा देंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास में टी, आपके पास में क्या था, एक वृक्ष था, ठीक है। इस वृक्ष में से हम एक शीर्ष जो है ना वो माइनस कर रहे हैं, एक शीर्ष को हम हटा रहे हैं, ठीक है। और वो शीर्ष कौन सा हटा रहे हैं, जिसकी कोटि कितनी है, 1 है, ऐसा शीर्ष हम हटा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम एक कोटि वाला शीर्ष हटाएंगे तो देखिए हम k+1 के लिए प्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब शीर्ष लेके चल रहे हैं कि शीर्ष है उसमें k+1 शीर्ष टी में, ठीक है। तो जैसे ही इसमें से एक शीर्ष हटाएंगे तो एक कोर भी हट जाएगी, इसका मतलब यहां से एक शीर्ष हटाओगे तो आपके पास में शीर्ष की संख्या जो है वो कितनी बचेगी, k बचेगी। और मान लिया कि इस कंडीशन में आपके पास में जो ग्राफ है वो टी स्टार है, मान लिया कि इस कंडीशन में ग्राफ जो है वो टी नहीं है, टी स्टार बन गया आपके पास में। अगर n बराबर k आपके पास में शीर्षों की संख्या आ गई है तो चूंकि हमने ऊपर प्रूव किया था कि n बराबर k के लिए कोर कितनी है, k-1 है, तो इसमें कोर जो होगी ना, कोर यानी E बराबर कितनी होगी, k-1 होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया पूरा। अब जो कोर जो शीर्ष हमने हटाया था, ठीक है, जो शीर्ष हमने हटाया था वो शीर्ष वापस ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो टी स्टार आपके पास में आ गया है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक शीर्ष को वापस ऐड कर रहे हैं। कौन सा शीर्ष, हटाया गया शीर्ष, ये कौन सा शीर्ष है, हटाया गया शीर्ष है, हटाया गया शीर्ष, ठीक है। हटाया गया शीर्ष को वापस ऐड कर रहे हैं। जैसे ही इस शीर्ष को वापस ऐड करेंगे तो उसमें k+1 क्या हो जाएंगे, आपके पास में शीर्ष हो जाएंगे, यानी कि शीर्ष हो जाएंगे आपके पास में k+1। और चूंकि आपके पास में जो कोर थी वो k-1 थी, तो जैसे ही आप एक शीर्ष को ऐड करोगे वैसे ही इसमें एक कोर भी है, यानी आपकी कोर है वो वापस से जुड़ जाएगी। तो जैसे ही इसमें एक कोर आप जोड़ोगे तो आपके पास में इसमें कोर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी कोर। आए समझ में, कोर क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। तो यही आपको प्रूफ करना था और ये इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि अगर k+1 आपके पास में क्या आ रहे हैं, शीर्ष आ रहे हैं, तो उसमें जो कोरे है वो कितनी होगी, k होगी। यही आपको प्रूफ करना था। अतः प्रत्येक पूर्णांक के लिए क्या होगा, दी गई थ्योरम सत्य होगी। तो इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जो कि इस प्रकार से है कि यदि G एक अचक्रीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष है और k संबद्ध घटक है, तब G में n-k कोरे होती है। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया है, 2017 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया है, इसके अलावा सिक्योरिटी में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन, इनमें से पक्का एक आपको थ्योरम जो है, क्वेश्चन बोल सकते हो, थ्योरम बोल सकते हो, आपको पक्का मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से नहीं आया था, ठीक है, एग्जाम में कुछ घुमा कर अलग तरीके से पूछा गया था ये, ठीक है। क्या पूछा गया था वो देखिए, एग्जाम में आपको पूछा गया था कि सेम टू सेम क्वेश्चन था, पूरा पूरा चक्रीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष है तथा e कोरों की संख्या है तथा k संबद्ध घटक है। पूरा मतलब आपको इसमें ये भी दिया गया था कि कोरों की संख्या e है, इतना भी दिया गया था। फिर आपको पूछा गया था कि अगर ये इतना है तब आपको सिद्ध करना है कि n बराबर होगा e+k, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस जो हम इसमें करेंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस आपको उस क्वेश्चन में करनी है। तो याद रख लेना, आप क्वेश्चन देखना जो सॉल्वर पेपर है आपके, ठीक है, या फिर जो मैं आपको करवाता हूं उसमें देख लेना, या फिर मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए कि आपको लास्ट में ऐसे पूछेगा कि n बराबर यानी शीर्षों की संख्या जो होगी वो e+k होगी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे वो देखिए। तो इसका प्रूफ देखिए, बहुत सिंपल है एकदम से। यहाँ पे बोला है कि G एक अचक्रीय ग्राफ है, ठीक है, तथा n शीर्ष और k संबद्ध घटक है, k संबद्ध घटक दिए, तो हमने मान लिया कि इसमें k संबद्ध घटक जो है वो G1, G2, G3 ऐसे कर k संबद्ध घटक है, इसका मतलब Gk इसमें टोटल क्या हो गए, संबद्ध घटक हो गए। तो ये आपके पास में संबद्ध घटक हो गए Gk तक। तथा हम बोलते हैं कि प्रत्येक i के लिए i वे घटक Gi में शीर्षों की संख्या जो है वो आपके पास में है ni, मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे G1 है तो इसमें शीर्षों की संख्या क्या होगी, n1 होगी, G2 में n2 होगी, G3 में n3 होगी, Gk में nk शीर्षों की संख्या होगी। तो यहां से Gi में शीर्षों की संख्या ni हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से अतः हम बोल सकते हैं, अतः
कि n जो होगा यानी कि पूरे ग्राफ में जो शीर्षों की संख्या होगी n बराबर, वो किसके बराबर होगी, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ऐसे कर n के टोटल शीर्ष हो जाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृक्ष में या किसी चक्रीय ग्राफ में यदि n शीर्ष है तो उसमें कोरों की संख्या n-1 होती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि G1 जो है इसमें कोरों की संख्या होगी n1 तो शीर्षों की संख्या, इसमें से एक हटा दीजिए, ये कोर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, n2 में आएगा n2-1, n3 में आएगा n3-1, इसी प्रकार डैश 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 डैश, और gk में आएगा nk-1, ये कोरों की संख्या हो जाएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं हमें निकालना क्या था, कोरों की संख्या तो निकालनी थी ना, कुल कोरे जो n-k होती है तो क्या करना था, तो यहां से बोल सकते आता है कुल कोरे हो जाएगी, इन सबको जोड़ दो। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं n1 प्लस n2, यानी कि n वाले टर्म्स को एक जगह लिख दो, प्लस ऐसे कर nk तक, और प्लस यहां से देखिए -1 कितने टाइम्स है, k बार है नहीं, तो इनको अलग लिख लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ऐसे कर लास्ट में आएगा +1, और इसमें ये 1 कितने टाइम्स है, k टाइम्स, k बार बोल सकते हो आप। ठीक है, अभी देखिए n1 प्लस n2 प्लस nk तक ये किसके बराबर आ रहा है, n के बराबर आ रहा है, तो यहां से इसको n लिख सकते हैं, और ये जो आपके पास में ये k टाइम्स है, इसका मतलब इसको मैं k लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः कोरों की संख्या e बराबर आपके पास में आएगी n-k, ये आपको प्रूव करना था। लेकिन एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि शीर्षों की संख्या e प्लस k होती है, तो यही करना है सेम टू सेम। लास्ट में आपको क्या करना है, यहां से n का मान निकाल लीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो n बराबर आ जाएगा e प्लस k, ये आपको प्रूव करना है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी पूछेगा आपको लिखा हुआ आएगा एग्जाम में कि ये कोरे होती है, ये आपको सिद्ध करना है, या फिर ये होती है, ये आपको सिद्ध करना है, तो जो भी होगा सेम टू सेम होगा बेटा। इसका पूरा डिटेल जो सॉल्यूशन है वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।